तो सबसे पहले तो आपको डेट याद रखना है कि हैनीमन जो है वो 12 अप्रैल की जो डेट है उस डेट से बीमार पड़े थे। उन्हें कौन सी बीमारी हुई थी? जो डिसीज से वो सफ़र कर रहे थे वो थी अस्थमा। ब्रोंकियल कैटरेक्ट की जो कंडीशन है जिसे अस्थमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये अस्थमा या ब्रोंकियल कैटरेक्ट, ये 2 ऑप्शंस अगर एमसीक्यू आ रहा है तो आपको देखने को मिल सकते हैं। इस कंडीशन से हैनीमन सफ़र कर रहे थे। उस टाइम पे प्रॉपर मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है अस्थमा की नहीं इस तरीके से डिस्कवर हुई थी, तो अस्थमा शब्द हमें उस टाइम के जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें देखने को नहीं मिलता है। पुरानी टेक्स्ट बुक्स को अगर आप उठाएँगे तो वहाँ पर आपको ब्रोंकियल कैटरल वर्ड ही देखने को मिलेगा। बट एक्चुअली उसका मतलब क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की वजह से उनकी डेथ हुई। उनको जो बीमारी हुई थी वो रेस्पिरेटरी ट्रबल की थी। ये बीमारी शुरू कब हुई थी? तो 12 अप्रैल से ये बीमारी उनको शुरू हुई थी, जिसके लिए पहले उन्होंने खुद ट्रीटमेंट लिया, खुद होम्योपैथिक मेडिसिन खाई, उससे कोई आराम नहीं मिला। आगे एक और होम्योपैथिक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर चतरन। तो इनसे इन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया। अनफॉर्च्यूनेटली इनकी ट्रीटमेंट से भी इन्हें कोई खास रिलीफ नहीं मिला और फाइनली 2 जुलाई 1843 के दिन इनकी डेथ हुई। तो डेट ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम जो था सुबह 5 बजे के करीब-करीब 2 जुलाई 1843 में इनकी डेथ हुई थी। जगह थी क्योंकि ये पेरिस में शिफ्ट हो गए थे, तो जिस घर में ये रहते थे उस घर का ये एड्रेस है। हाउस नंबर 1 रिउ डे मिलान, इस एड्रेस पे हैनीमन रिसाइड करते थे और इसी एड्रेस पे हैनीमन की जो डेथ है वो हुई थी। इसके अलावा कॉज़ हम सभी को पता है कौन सी बीमारी से वो सफ़र कर रहे थे, वही उसका रूट कॉज़ होगा। ब्रोंकियल कैटरल की जो कंडीशन थी, इस कंडीशन से डॉक्टर हैनीमन की डेथ हुई थी। जिस समय उनकी डेथ हुई उस टाइम पे उनकी एज क्या थी? तो ही वाज़ 88 इयर्स ओल्ड। 88 इयर्स ओल्ड थे हैनीमन उस टाइम पे। आफ्टर हिज़ डेथ इनकी डेथ को कन्फर्म किया था डॉक्टर जहार ने, ये नाम इम्पोर्टेंट है। जब आप 4th ईयर में आएँगे, तब आप एक रिपर्टरी पढ़ेंगे व्हिच इज़ जहार रिपर्टरी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपर्टरी होती है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथ है रिपर्टरी सब्जेक्ट के अंदर। तो ये भी हैनीमन के स्टूडेंट रह रह चुके हैं। तो डॉक्टर जहार का नाम याद रखिएगा, आगे जाकर के जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तब इनका नाम बार बार आएगा, ठीक है? तो डॉक्टर जहार ने इनकी बॉडी को देख करके कंफर्म किया था कि इनकी डेथ हो चुकी है। किसकी प्रेजेंस में? वहाँ के जो मेयर थे, जिस जगह पे ये रहते थे पेरिस में, रिउ डे मिलान में, उस जगह के जो मेयर थे ओसेरियो, उस मेयर की प्रेजेंस में जहार ने इनकी बॉडी को एग्जामिन किया था और इन्हें डेड डिक्लेयर किया था। इसके बाद इनकी बॉडी को प्रिजर्व करके रखा गया कुछ दिनों तक कर। सीधे डेथ के बाद तुरंत इन्हें दफनाया नहीं गया। इनकी जो डेथ है वो 2 जुलाई 1843 को हुई थी और तुरंत ही 2 जुलाई को इनको बरीड नहीं किया गया, ठीक है? उसके बाद कुछ समय तक कर इनकी बॉडी को रखा गया। उसके रखने के पीछे रीज़न ये था, जो मैडम डेहरविली थी, उनका ये मानना था कि हैनीमन वाज़ द फादर ऑफ होम्योपैथी और उनका बहुत ज़्यादा नाम है होम्योपैथी में। बहुत लोग उनको मानते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा होम्योपैथ्स जो हैं, वो उनसे मिलने के लिए आएँगे, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए आएँगे और जितने ज़्यादा लोग आएँगे, उतना ज़्यादा उन्हें फाइनेंशियल हेल्प करके वो जा सकते हैं। तो इस वजह से वो चाहते थे कि उनकी जो डेड बॉडी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कर रखा जाए और दफ़नाया नहीं जाए। इसके लिए उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट करी थी कि 14 टू 21 डेज तक आफ्टर हिज डेथ, उनके मरने के बाद 14 से 21 दिन तक उनकी बॉडी को बिना बरी करे उनके उनके घर में ही रखे रहने दिया जाए। अब नॉर्मली आप सभी को पता है प्यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, बॉडी सड़ना स्टार्ट हो जाती है आफ्टर डेथ, ठीक है? विदिन कुछ घंटों में ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और कुछ दिनों में तो बॉडी से बहुत ज्यादा बदबू आने लगती है, ऑर्गन प्यूट्रीफाई होने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को स्लो डाउन करने के लिए एक टेक्निक यूज होती है विच इज कॉल्ड एज इम्बैल्मिंग टेक्निक। देखिए, नॉर्मली बॉडी जो सड़ना स्टार्ट होती है वो अंदर से बाहर की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से होती है। अंदर आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जिसमें एयर फिल होती है, जिसमें फूड फिल होता है, जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, जब डेथ होती है तो ये खाना जो अंदर पड़ा होता है ये सड़ना स्टार्ट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट जो बैक्टीरियाज होते हैं, ये बैक्टीरियाज भी बहुत तेजी से ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, बॉडी को प्यूट्रिट करना, सड़ाना स्टार्ट करते हैं। और उसी टाइम पे अंदर ये जो प्रेजेंट एयर होती है, इस बैक्टीरिया से रिलीज होने वाले टॉक्सिन्स की वजह से ये भी बहुत ज्यादा बदबू में कन्वर्ट हो जाती है और जीआईटी के अंदर के जो ट्यूब्स हैं, इनके सड़ने की वजह से इनके आसपास के जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत तेजी से डिके करना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ओवरऑल पूरी बॉडी में डैमेज डिटोरिएशन स्टार्ट हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई कट होने की वजह से। बट मेजर जो प्यूट्रीफैक्शन है वो इन्हीं जो ट्रैक्ट है इनकी वजह से जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। एक तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आई गंदगी की वजह से वो सबसे पहले डिके करना स्टार्ट करता है, दूसरा यूरिनरी सिस्टम हो गया, तीसरा जीआईटी के जो पार्ट्स हैं जिसमें फूड वगैरह प्रेजेंट होता है, वहां से सड़न स्टार्ट होती है।
तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, ये जो ट्यूब्स होते हैं या इसके अंदर का जितना भी कैनाल वाला कंटेंट होता है, इसको बाहर निकाल लिया जाता है। और अंदर बॉडी के अंदर से जब आप इन ट्यूब्स को निकालोगे तो हॉलो कैविटी क्रिएट हो जाएगी। इसके अंदर जितना कचरा है ये सारा आप बाहर निकाल लोगे, जो जल्दी सड़ रहा है, उसको आप बाहर निकालोगे तो बॉडी में एक हॉलो कैविटी फिल हो जाएगी। तो उस हॉलो कैविटी में आपको कोई सॉल्यूशन भरना होगा, जिसकी वजह से जो चीज़ सड़ रही है, वो धीरे-धीरे सड़े, वो इतनी तेज़ी से डिके ना हो। जैसे आप सभी ने फ्रोज़न फूड का नाम सुना होगा। जैसे फ्रोज़न पीज़ आती हैं, ठीक है? फ्रोज़न कई जगह पे स्वीट्स वगैरह रहती हैं, ठीक है? तो आप जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ में किसी चीज़ को रखते हो, फ्रोज़न मीट वगैरह होता है, तो वो बहुत तेज़ी से डिके नहीं करता है। नॉर्मली अगर आप उसको एक गर्म टेम्परेचर पे रखोगे या एक ऐसे क्लाइमेट पे रखोगे जो इक्वेटर पे प्रेज़ेंट है और धूप में, गर्मी में बाहर रखोगे तो वो बहुत जल्दी सड़ेगा। बट वहीं अगर आप उसको एंटार्क्टिका, आर्कटिक जैसी ठंडी जगहों पे या उसको अपने रेफ्रिजरेटर में रखोगे, डीप फ्रीज़ करके रखोगे, तो उसकी डिकेइंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। तो सिमिलर एक प्रिंसिपल को यहाँ अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है व्हिच इज़ एल्यूमीनियम सल्फेट। तो इस एल्यूमीनियम सल्फेट का सॉल्यूशन जब उस जगह पे डाला जाता है, तो वहाँ पर ये जो सड़न की प्रोसेस है, ये थोड़ी-सी स्लो हो जाती है। तो एम्बाल्मिंग प्रोसेस में किया क्या जाता है, अंदर के जो ट्यूब्स हैं, उन ट्यूब्स को बाहर निकाल दिया जाता है और अंदर की पूरा कटिंग करके जितने भी सड़ने वाली चीज़ें हैं, उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है और उसकी जगह पे ये एल्यूमीनियम सल्फेट का सॉल्यूशन और एक कार्कस जो होता है, जो भूसे टाइप की चीज़ होती है, उसको फिल कर दिया जाता है ताकि बॉडी अपना शेप को रिटेन कर पाए, अंदर हॉलो कैविटी ना रहे और अंदर से डिके जो है वो इतना ज़्यादा हो ना पाए। तो ये एक लंबी सर्जिकल प्रोसेस है एक तरह से, बट ये डेड बॉडी पे की जाती है। तो ये किसने परफॉर्म की थी हैनीमन की डेथ के बाद? ये थे डॉक्टर गनाल। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ये चीज़, क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम आ गया है। सबसे पहले हमने नाम देखा डॉक्टर चैटरन का, जिन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया था। सेकंड नाम हमने देखा डॉक्टर जहार का, जिन्होंने इनका डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। तीसरा नाम देखा हमने डॉक्टर कोसारियो का, जो वहाँ पर प्रेज़ेंट थे जब डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है। चौथा नाम हमने डेथ के टाइम ही देखा डॉक्टर गनाल का। तो इन सभी के नाम में कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे क्या करते हैं, इनके नाम को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो आपको याद रखने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। डॉक्टर चैटरन तो बिल्कुल अलग ही हैं, वो ट्रीटमेंट कर रहे थे, हैनीमन का शुरू से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर जहार जो थे वो उनके स्टूडेंट थे। तो जैसे ही डेथ हुई तो स्टूडेंट सबसे पहले देखने आए और उन्होंने उनकी बॉडी को एग्ज़ामिन किया और उन्होंने उसको डेथ को कन्फर्म कर दिया। अब उनकी बॉडी में ये जो एम्बाल्मिंग प्रोसेस है, इसमें मैंने बताया आपको माउथ से लेके एनस के बीच में जो ट्यूब होता है, उस ट्यूब को पूरा जीआईटी के ट्रैक्ट को निकाल दिया जाता है। तो आप या ऐसे याद रखना, जो एनल ट्यूब है, उसके एनल वर्ड से याद रखना कि उस ट्यूब को निकाल दिया गया या जीआईटी का जो ट्यूब था, उस ट्यूब को निकाल के अलग कर दिया गया, पूरा अंदर का प्यूट्रेट मटेरियल, तो वो एनाल वर्ड से आप याद रखना गेनाल को। इसके नाम में भी अगर आप देखोगे तो GNAL, डबल एन आ रहा है, आप उसके एक एन को इग्नोर कर सकते हो। तो गनाल से आप एनाल वर्ड को याद रखना और उससे आपको याद रहेगा कि एनल ट्यूब जो है या हैनीमन का जो जितना भी पूरा अंदर जीआईटी का ट्यूब्स है, वो सारा ट्यूब वाला सिस्टम जो है वो एम्बाल्मिंग प्रोसेस में किसने निकाला था? गनाल ने। ये निमोनिक है, ये याद करने का तरीका है। अगर आप नॉर्मली सारे नाम याद रख सकते हैं तो वैसे रख लीजिए, अदरवाइज ये ट्रिक का इस्तेमाल करके आप एम्बाल्मिंग प्रोसेस को याद रख सकते हैं। एम्बाल्मिंग प्रोसेस की क्यों गई थी? नॉर्मली भी डेथ के बाद तुरंत बॉडी को दफनाया जा सकता था, बट एम्बाल्मिंग प्रोसेस इसलिए करी गई थी कि मैडम डहरविली चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प करें। हैनीमन ने रिस्पेक्ट बहुत कमाई थी, हैनीमन ने लोगों को क्योर बहुत किया था पर पैसा नहीं कमाया था। तो उनकी डेथ के बाद कोई और था नहीं जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाए मैडम डहरविली को, तो वो चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। उनने परमिशन कितने दिन की माँगी थी, वो चाहती कितने दिन थी बॉडी रखा जाए, वो चाहती थी डेथ के 14 टू 21 डेज़ तक इस डेड बॉडी को प्रिज़र्व करके रखा जाए, इस बॉडी को दफनाया नहीं जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें देखने आएँ। बट पुलिस की वजह से, पुलिस जो थी उस समय पे, जो एरिया के वहाँ पे जो कोरोनर्स वगैरह थे, जो डेड बॉडी पे पोस्टमार्टम वगैरह परफॉर्म करते थे, या वहाँ की जो लीगल अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने कहा कि 14 से 21 दिन में आप एल्यूमीनियम सल्फेट के साथ भी बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर पाओगे, वो डिके करेगी और वो बहुत ज़्यादा बदबू क्रिएट करेगी और बहुत हाइजीनिक इश्यू हो जाएँगे, मैगट्स हो सकते हैं उसमें, कीड़े लग सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने मैक्सिमम टाइम जो अलाउ किया था, वो था 14 डेज़ का, कि 14 दिन से ज़्यादा आप एनी हाउ किसी भी कंडीशन में इस बॉडी को नहीं रख सकते, आपको इसको बरी करना ही पड़ेगा। पर क्या हुआ था, वो बॉडी एल्यूमीनियम सल्फेट के बावजूद और एम्बाल्मिंग प्रोसेस के बावजूद भी 9th डे पर इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से प्यूट्रिड होने लगी थी, डिके करने लगी थी और बदबू मारने लगी थी कि अल्टीमेटली फिर उसे दफन करना ही पड़ा था। तो याद रखना, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आपको डेट याद होनी चाहिए कब उनकी डेथ हुई, 2 जुलाई 1843 को। टाइम याद रखना है, सुबह 5 बजे उनकी डेथ हुई थी। जगह याद रखना है, किस जगह पे उनकी डेथ हुई थी, हाउस नंबर 1, र्यू डे मिलान, पेरिस। कॉज़ क्या था? कॉज़ था ब्रोंकियल अस्थमा। एज याद रखना है 88 इयर्स। सर्टिफिकेट किसने दिया था? जहां ने दिया था। किसकी प्रेजेंस में दिया था? कोसैरियो की प्रेजेंस में दिया था। एम्बाल्मिंग किसने की थी? डॉक्टर गनाल ने की थी। बॉडी के लिए मांगा 21 दिन का समय था, दिया पुलिस ने 14 दिन का था, पर दफनाना आखिर में 9वें दिन पे आपको पड़ा था।
तो ये इनके डेथ से रिलेटेड पॉइंट है। पहला जो हमने देखा सिकनेस से रिलेटेड पॉइंट कि डॉक्टर चैटरन ने इनको ट्रीट किया था ब्रोंकियल अस्थमा के लिए, जो सक्सेसफुल नहीं रहा था। दूसरा हमने डेथ का पॉइंट देखा। अब हम बात करते हैं इनके बरियल से रिलेटेड कि अब उनकी जो डेथ थी उससे 9 दिन बीत चुके हैं और अब उन्हें दफनाया जा रहा है। तो जो दफनाने की डेट है दैट इज 11 जुलाई 1843। याद रखिएगा, डेथ की जो डेट है दैट इज 2 जुलाई 1843, और उसमें जैसे आप 9 दिन ऐड करेंगे तो 11 जुलाई 1843 में आप नोटिस करेंगे कि यहां पर हैनीमन को एक्चुअली बरी किया गया था। इनको जब बरी किया गया था तो ये कौन सी जगह पे बरी थे? तो ये पेरिस में रहते थे। वहीं पर फ्रांस में जो पेरिस है वहां पर एक सिमेट्री थी, एक कब्रिस्तान था जिसका नाम था मॉन्टे मार्टे हिल सेमेट्री। ठीक है, मॉन्ट मार्टे हिल सेमेट्री के नाम की एक फेमस सेमेट्री थी वहां पर इनको दफनाया गया था। इनकी ग्रेव का जो नंबर था वो था 1/252 करके। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच तरीके से इनको नहीं दफनाया गया था क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको पैसे का शॉर्टेज था। ये बहुत पैसे ज़्यादा इनके पास थे नहीं, इन्होंने रिस्पेक्ट कमाई थी। तो इतना ज़्यादा भव्य तरीके से इनका जो दफनाने की प्रोसेस है वो नहीं करी गई थी। एक सिंपल सी ग्रेवयार्ड में एक ग्रेव नंबर 1/252 करके एक ग्रेव थी, उसमें इनको दफना दिया गया था। जगह याद रखना, ग्रेवयार्ड कौन सा था? मॉन्टे मार्टे हिल सेमेट्री में इनको दफनाया गया था। बाद में जब लोग आए नहीं, 9 दिन तक बॉडी रखा गया, किसी ने फाइनेंशियल हेल्प नहीं की, तो दफनाने वाले दिन देखो, डेथ के बाद तो लोग आए, उनकी बॉडी को देख के गए, जहां भी आए तो वो वेरीफाई करके गए। बट जब दफनाने की प्रोसेस की गई तो मैडम डेयरविली को ये लगा कि यार इतने लोग आए, इतने लोगों ने, पता चला कि हैनिमन मर गए पर किसी ने पैसे नहीं दिए, किसी ने मदद नहीं करी फाइनेंशियली। तो उन्होंने उनके एक भी दोस्त को दफनाते टाइम वहां पर नहीं बुलाया। उस मूवमेंट पे उन्होंने किसी भी फ्रेंड को अलाउ नहीं किया, जितने भी होम्योपैथ से किसी को भी नहीं कहा कि वो वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। इवन कोई भी सपोर्टर अगर होम्योपैथी का वहां पे था तो उसको स्ट्रिक्टली उन्होंने मना करा कि वो बरियल साइट पे नहीं रहेगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हैनीमन की डेथ के बाद जब उन्हें दफनाया गया उस मूवमेंट पे वहां पर कोई भी सपोर्टर, कोई भी होम्योपैथ प्रेजेंट नहीं था। तो कौन कौन था फिर वहां पे प्रेजेंट? तो हैनीमन की वाइफ मैडम डेहरविली, ठीक है, एमिली उनकी बेटी वहां पर प्रेजेंट थी, सुश हैनीमन जिनका नाम हमने इनकी पर्सनल लाइफ जब पढ़े थे तब शुरू में देखा था कि ये एमिली के ही बेटे थे, सुश हैनीमन, हैनीमन के ग्रैंड चाइल्ड थे, वो वहां पर प्रेजेंट थे। एमिली का भाई जो था लाथियरे, वो वहां पर प्रेजेंट था, और उन्हीं की यहाँ के कुछ जो सर्वेंट्स थे लोकल वो प्रेजेंट थे। मतलब ओवरऑल अगर आप देखें कौन कौन प्रेजेंट था तो सारे मेंबर्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट वो सभी हैनीमन के रिश्तेदार थे। उनकी बेटी था, उनका ग्रैंड चाइल्ड था, उसके अलावा उनकी जो वाइफ थी, उनके ब्रदर, और वहाँ के जो सर्वेंट थे पेरिस में जहाँ ये रहा करते थे वहाँ के सर्वेंट ही बस वहां पर प्रेजेंट थे। इन्हें जब दफनाया गया तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक सेपरेट कब्र जो है वो इनके लिए ले पाए। तो उन्होंने इनको किसके साथ दफनाया? एक ऐसी कब्र में दफनाया जहाँ पे ऑलरेडी 2 लोग पहले से दफन थे। तो पहले वो कब्र को काफ़ी डीप डिग किया गया था, उसमें पहले एक व्यक्ति ऑलरेडी प्रेज़ेंट था, उसके ऊपर एक कब्र रखी थी, उसके ऊपर ऑलरेडी एक पर्सन दफनाया गया था, और इसके ऊपर तीसरे नंबर पे टॉप पर जो कब्र में दफनाया गया था उसमें डॉक्टर हैनीमन को दफनाया गया था। इतना पैसे का शॉर्टेज था, इतने बेकार तरीके से इनकी हैंडलिंग हुई थी डेथ के बाद। तो वहां पर 2 पर्सन और थे जिस ग्रेव में इनको दफनाया गया, ग्रेव नंबर 1/252 मॉन्टे मार्टे हिल सेमेट्री में। वहां पर वो जो 2 लोग थे वो कौन थे? तो एक था गोइयर, जो फ्रेंच रिपब्लिक करके वहां की पार्टी थी उसका प्रेसिडेंट था, और दूसरा था लाथियरे सीनियर। अब ध्यान देना क्योंकि यहाँ लाथियरे का नाम हमने ऊपर भी देखा है, जो लोग प्रेजेंट थे दफनाते टाइम, लाथियरे जूनियर, ऐसी एक लाथियरे सीनियर था। ये लाथियरे कौन था? तो जो मैडम डहरवेली थी ना उनके फादर थे ये। मैडम डेहरवेली जो थी उनके जो फादर थे दैट इज लाथियरे। तो ये लाथियरे सीनियर थे, इन्हीं का एक सन भी हुआ जिसका नाम लाथियरे ही रखा इन्होंने, वो लाथियरे जूनियर था। तो मैडम डेयरविली और ये जो थे ब्रदर थे, ब्रदर सिस्टर थे। तो लाथियरे जो थे जूनियर वो वहां पर प्रेजेंट थे, और उनके जो फादर थे उनकी एक्चुअली कब्र थी। इनके पास पैसे नहीं थे तो सबसे पहले क्या था, सबसे नीचे की कब्र में लाथियरे सीनियर यानी उनके जो फॉस्टर फादर थे, उनके सगे पिता भी नहीं थे, स्टेप फादर थे मैडम डेहरविली के, तो उनको दफनाया गया था। उनके बाद मैडम डेहरविली के जो फर्स्ट हस्बैंड थे गोहियर, जो प्रेसिडेंट थे फ्रेंच रिपब्लिक के, उनको उस कब्र में दफनाया गया था उनके फादर की डेथ के बाद। फादर को पहले दफनाया, फिर हस्बैंड को दफनाया पहले वाले, फिर उसके बाद जो हैनीमन उनके दूसरे हस्बैंड थे उनको उस कब्र में थर्ड नंबर पे टॉप पर दफनाया गया था। तो अपर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट कॉफिन जो था वो डॉक्टर हैनीमन का था। अब ये कब्र में क्योंकि इन्होंने किसी होम्योपैथ को बुलाया नहीं जो होम्योपैथी का सपोर्टर करता था, ऐसे किसी पर्सन को बुलाया नहीं जो हैनीमन की रिस्पेक्ट करता था या हैनीमन को जानता था, वो ऐसा नहीं होने देता कि इतने बुरे तरीके से इनको दफनाया जा रहा है, 3 लोगों की कब्र में उनको शेयर किया जा रहा है, बहुत ज्यादा भव्य तरीके से नहीं दफनाया जा रहा है, इन्हें होम्योपैथी खोज करी थी।
तो जब इन्होंने बुलाया नहीं तो कोई वहाँ पे अपोज़ नहीं कर पाया। प्रॉपर तरीके से जो प्रोसेस थी बरियल की वो हो गई। अब काफ़ी टाइम तक कर ये चीज़ ना कोई ने ध्यान नहीं दी। बहुत लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया कि हैनीमन कहाँ दफ़न है और ऑलमोस्ट लोग भूल भी चुके थे इस चीज़ को। बट धीरे-धीरे क्या हुआ विदिन कई ईयर ऑफ टाइम होम्योपैथी धीरे-धीरे ग्रो करते गई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो काफ़ी जगहों पे फिर जब होम्योपैथी का स्प्रेड हुआ तो लोगों ने फादर ऑफ होम्योपैथी को जाना, उनकी ऑर्गेनॉन को फॉलो किया, मटेरिया को फॉलो किया, उन्हें लगा इतना जीनियस इंसान था। तो लोगों ने ये डिग आउट किया कि ये बरी कहाँ है? इनकी डेथ के बाद इन्हें इनके साथ क्या हुआ? तो लोगों को पता चला कि इनके साथ इतना बुरा हुआ है कि इन्हें इस तरीके की कब्र में दफनाया गया है। तो लोगों ने उसके लिए फिर ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा इतना फेमस इंसान को इतने बुरे तरीके से नहीं दफनाया जाना चाहिए। तो आगे जाकर के उनकी डेथ के 55 साल बाद जब उनकी बॉडी काफ़ी हद तक 90.9% डिकम्पोज़ हो गई थी, तब उनकी जो कब्र थी, उसको वापस से खोदा गया, उनका एक्सह्यूमिनेशन हुआ। आप एफएमटी के अंदर फॉरेंसिक मेडिसिन जब पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, तो उसमें आप देखेंगे एक प्रोसेस होती है व्हिच इज़ कॉल्ड एज़ एक्सह्यूमिनेशन। एक्सह्यूमिनेशन प्रोसेस में अगर किसी को दफना दिया जाता है, तो उसकी कब्र को दोबारा खोद के उसकी बॉडी को निकाला जाता है। ये किसी भी कारण से हो सकती है। अगर उसको किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना है, जैसे हैनीमन के केस में उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करना था, तो उस कारण से किया गया था, या फिर ये मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की वजह से भी हो सकता है कि कोई किसी को मर्डर करके मार के किसी जगह पे दफना देता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसकी डेड बॉडी को वहां से निकालती है और उसके बोन्स को एग्जामिन करती है। तो मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के लिए भी एक्सह्यूमिनेशन किया जाता है, उसके भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है, सनलाइट में करना होता है, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से। तो वही एक्सह्यूमिनेशन की जो प्रोसेस है, वो करी गई थी। उसका क्या साल था? 1898। 1898 में हैनीमन की जब डेथ थी, उससे 55 साल का टाइम बीत चुका था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उनकी जो वाइफ थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। काफ़ी सारे रिलेटिव्स थे, वो सबकी भी डेथ हो गई थी। अब उनकी बॉडी को निकाल लिया गया। उनके जो बोन के रिमेनेंट्स थे, जो कुछ छोटे-मोटे हिस्से जो उनके बच गए थे रिमेनेंट्स, उसको निकाला गया और फिर अगेन उसको रीबरीड किया गया एक अच्छी जगह पर, एक अच्छी कब्र में। वो दिन क्या था रीबरियल का? तो वो था 24 मई 1898। याद रखना, हैनीमन की जो डेथ है, दैट टुक प्लेस अराउंड 1843। 1843 में उनकी जान गई थी और 55 साल बाद उन्हें दोबारा से 1898 में जाकर के एक दूसरी जगह पर दफनाया गया था। तो हैनीमन की जो बॉडी है उसे 2 जगह पर दफनाया गया था, ये आप याद रखना। 2 टाइम इनका बरियल प्रोसेस हुआ था। जब ये रीबरियल किया गया था 24 मई 1898 में इनको रीबरियल किया गया था। अब जो जगह इन्हें नई जगह पे दफनाया गया, तो वो एक अच्छी सिमेट्री थी, वो एक फेमस सिमेट्री थी, दैट इज़ पियरे लाचाइस सिमेट्री। पहली सिमेट्री का नाम याद रखना आप, जहाँ पर इनको दफनाया गया था, वो था मोंटे मार्ट्रे हिल की सिमेट्री, और दूसरा फिर इन्हें बाद में जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस है इनकी, वो है पियरे लशैर सिमेट्री। ये जर्मनी में है। फेमस जगह है। हैनीमन जब डे मनाया जाता है या हैनीमन की जब डेथ वाला दिन होता है, उस दिन काफ़ी लोग यहाँ पर जाकर के अपनी श्रद्धांजलि हैनीमन को देते हैं। एक व्यक्ति था जो दोनों बरियल पे प्रेज़ेंट था और वो था सुश हैनीमन। जब ये हैनीमन को पहली बार दफनाया जा रहा था, तब ये एज़ अ चाइल्ड वहाँ पर प्रेज़ेंट था। एमिली इसकी मदर थी, हैनीमन की वाइफ डेयरविली थी, ये सब लोग थे वहाँ पर, तब ये एज़ अ चाइल्ड प्रेज़ेंट था फर्स्ट बरियल के टाइम। फिर 55 साल बीत गए, तो ये 55 साल के बाद जब री-बरियल किया गया, तब भी ये वहाँ पर प्रेज़ेंट था और ये एज़ अ ओल्ड पर्सन प्रेज़ेंट था। ठीक है? ये खुद बहुत बूढ़ा हो गया था। तो सुश हैनीमन जो हैनीमन के ग्रैंडचाइल्ड थे, वो इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो हैनीमन के दोनों बरियल पे प्रेज़ेंट था। बाकी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो फर्स्ट बरियल पे था, और तो वो सेकंड पे मिल जाएगा, या जो सेकंड में प्रेज़ेंट था वो फर्स्ट में मिल जाएगा, तो ऐसा कोई भी नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए सुश हैनीमन का नाम इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा और कौन लोग प्रेज़ेंट थे सेकंड बरियल पे? तो उस टाइम के जो पॉपुलर होम्योपैथ्स थे, सेकंड बरियल पे होम्योपैथ्स थे, फर्स्ट बरियल पे होम्योपैथ्स को बुलाया नहीं गया था। उस टाइम के बहुत फेमस लोग जो थे, रिचर्ड ह्यूज, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाल्केमाइन एक फ्रेंच होम्योपैथ थे। फ्रेंच होम्योपैथिक रिप्रेजेंटेटिव्स में भी कुछ लोग थे। क्वाल्केमाइन करके एक होम्योपैथ थे, और फ्रेंच होम्योपैथिक रिप्रेजेंटेटिव में डॉक्टर सिमन, डॉक्टर हरमन, डॉक्टर फ्रांकोसिस और कार्टियर। अब इसमें ना एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। कई लोग क्या करते हैं, ये जो डॉक्टर सिमन है, इसके नाम को देख करके कंफ्यूज होते हैं उस नाम से जो हमने ऊपर पढ़ा था, जिन्होंने एंटी ऑर्गेनॉन के रिगार्डिंग बात करी थी। 1810 में भी एक सिमन आए थे। 1810 में जब हैनीमन ने ऑर्गेनॉन लिखी थी, जब हमने हैनीमन की अचीवमेंट पढ़े थे, रोल इन होम्योपैथी पढ़ा था, तब हमने देखा था कि एक सिमन डॉक्टर भी थे, सिमन और हैनीरॉथ। इन्होंने ऑर्गेनॉन के अपोजिशन में एक किताब लिखी थी विच इज एंटी ऑर्गेनॉन, और वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इसी सिमन को समझ लेते हैं कि यही सिमन जो था, जिसने एंटी ऑर्गेनॉन लिखी थी, ये हैनीमन के सेकंड बरियल पे प्रेजेंट था। ऐसा नहीं है। ये जो सिमन था, ये 1810 के टाइम पे एक्टिवेट था। ये उस टाइम पे जिंदा था और ये उस टाइम पे उसने किताब लिखी थी एंटी ऑर्गेनॉन। अभी हम बात कौन से ईयर की कर रहे हैं? अभी हम बहुत बात के ईयर की बात कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं लगभग लगभग उससे
90 साल के आसपास का ड्यूरेशन, 80-90 साल के आसपास का ड्यूरेशन। तो हम 1898 ईयर की बात करें तो ये वो सिमन नहीं है, ये कोई दूसरा सिमन है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसका नाम दोनों के ज़रूर मिलते हैं, बट दोनों में कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, वो सिमन अलग है, ये सिमन अलग है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम एक ही है, डॉक्टर रिचर्ड ह्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथ्स हैं, इनके बारे में आप आगे किताबें भी पढ़ेंगे ऑर्गेनॉन के अंदर, ठीक है? टोटल कितने लोग प्रेजेंट थे सेकंड बरियल के टाइम पे? फर्स्ट बरियल पे तो ज्यादा लोग थे नहीं, फैमिली मेंबर्स और सर्वेंट्स ही थे। सेकंड बरियल पे 35 पीपल वर देयर, जिसमें से एक सोशियानिमन थे और सबसे फेमस पर्सन जो वहां पे प्रेजेंट थे होम्योपैथी के, दैट इज रिचर्ड ह्यूज। इसके बाद हैनीमन के जो लास्ट वर्ड्स थे, मरने के पहले उन्होंने जो आखिरी लाइन बोली थी, दैट इज नॉन इंटुलिस विक्सी। ये उनकी कब्र पर इनग्रेव किए गए थे, ये उनकी कब्र के ऊपर लिखे गए थे। इसका मतलब क्या होता है? नॉट लिव्ड इन वेन। मतलब इसका एक्चुअल हिंदी ट्रांसलेशन देखे तो उसका मतलब ये होता है कि बेदर्द जीवन व्यर्थ नहीं किया। इसका मतलब क्या होता है कि मैंने जो जिंदगी दर्द में काटी, जितना भी पेन मैंने अपनी लाइफ में सफर किया, वो मेरा वेस्ट नहीं गया। एट द एंड मैंने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ किया, लोगों के लिए कुछ किया और उनको राहत दी, उनको हीलिंग दी। मतलब ही वाज वेरी सेटिस्फाइड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। जिस समय उनकी डेथ हुई थी तो उन्होंने लास्ट वर्ड्स यही बोले थे, नॉन इंटुलिस विक्सी, मतलब मैं खुश हूँ, आज मैं जा रहा हूँ दुनिया से तो मैंने लोगों को कुछ दे के गया और कुछ अच्छा करके गया। तो नॉन इंटुलिस विक्सी जो उनके आखिरी वर्ड्स थे वो यहाँ पर लिखे गए और ये पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है, व्हाट इज नॉन इंटुलिस विक्सी? तो नॉन इंटुलिस विक्सी इज अ लाइन जो हैनीमन की ग्रेव पर लिखी है। ये हैनीमन के आखिरी वर्ड्स थे। इसका मतलब होता है नॉट लिव्ड इन वेन, मतलब उनने अपनी पूरी जिंदगी होम्योपैथी को डेडिकेट करी, इतना अपोजिशन सहा, इतना सारा स्ट्रगल सहा, फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं कमाया, उनका एम था लोगों की भलाई। तो वो सारा जो है लास्ट में हैनीमन ने कहा कि मैंने जितना भी दर्द सहा, जितनी प्रॉब्लम सही, वो सारी लोगों के अपकमिंग जो जनरेशन्स आ रही हैं या लोग जो हैं उसके बेटरमेंट के लिए मैंने काम किया और अल्टीमेटली उनको उससे ट्रीटमेंट मिला और उनकी लाइफ बेटर हुई। तो ये लाइन उनकी ग्रेव पर लिखी गई है। अभी